करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। हमें बच्चों ग्रुप 13 एलिमेंट्स दिए गए हैं। क्या दिया गया है? ग्रुप 13 एलिमेंट्स दिए गए हैं, वो ये रहे, और हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है किसका? एटॉमिक रेडियाई का। मतलब हमें एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है बच्चों। तो एटॉमिक रेडियाई का हमने क्या ट्रेंड पढ़ा है? देखिए बच्चे, हमने पढ़ा है कि अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं किसी ग्रुप के अंदर, सॉरी, अगर किसी पीरियड के अंदर हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं बच्चों, तो क्या देखा है हमने? साइज क्या होती है बताइए? साइज डिक्रीज होती है। क्या होती है? साइज डिक्रीज होती है। बट हमें तो ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट दे रखे हैं। दैट मीन्स हमें ये वाला ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा कि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो क्या होता है? तो साइज इंक्रीज हो जाती है। साइज इंक्रीज होती है तो अगर मैं इनको एक ग्रुप के हिसाब से जमाना चाहूं तो क्या होगा बच्चों बताइए? देखिए, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और ये लास्ट में आ जाएगा अपना Tl। बात क्लियर है? इस तरह ये ग्रुप में होते हैं। तो अगर मैं इनका ऑर्डर लिखना चाहूं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था बच्चों? ऑर्डर होना चाहिए था कि Tl सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद In आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा बच्चों Ga गैलियम, उसके बाद आ जाएगा Al जिसे हम बोलते हैं एल्यूमिनियम, और लास्ट में आ जाएगा बोरोन। दैट मीन्स हमारे पास ये ऑर्डर आना चाहिए था बच्चों। क्या आना चाहिए था? ये ऑर्डर आना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता है बच्चों, हमें ये ऑर्डर देखने को नहीं मिलता है। यहां पर क्या आ जाता है? एक्सेप्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? एक्सेप्शन आ जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चीज है बच्चों एक्सेप्शन। और हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, कभी भी मैक्सिमम टाइम 90% क्वेश्चन हमारे एक्सेप्शन से होते हैं, क्योंकि ये चीज तो सबको याद रहती है कि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज हो जाएगी। ये सभी को पता होता है। एग्जाम में हमसे एक्सेप्शन के साथ खेला जाता है। तो देखिए बच्चों, इसमें कैसा एक्सेप्शन होता है, क्यों होता है, उसे हम सबसे पहले बच्चों किससे समझते हैं? उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं ये कुछ एलिमेंट। देखिए, ये आपको बोरोन, देखिए बच्चों, ये आपको बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सब दिखाई दे रहे हैं आपको। दिखाई दे रहे हैं बच्चों आपको यहाँ पर। तो देखिए, अगर मैं बोरोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या है? देखिए बच्चों, क्या है यहाँ पर? यहाँ पर अगर मैं बोरोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो वो है हीलियम 2s2 2p1। क्या है? हीलियम 2s2 2p1। एल्यूमिनियम की बात करूं तो 3s2 3p1। गैलियम की बात करूं तो यहाँ 3d आ चुका है बच्चों। क्या आ चुका है? 3d 4s2 4p1। दैट मीन्स सभी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम दिखाई दे रहा है। देखिए, बस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज है, 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2। इसी तरह 2p1 3p1 4p1 5p1 6p1। बस यहाँ पर f और d ऑर्बिटल भी है, जबकि इसमें गैलियम और इंडियम में केवल और केवल 3d और 4d वो है, ऑर्बिटल है। यहाँ पे बात क्लियर है? अब हमें बताना है बच्चों इसकी आयनिक रेडियस क्या होगी। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या होता है और उसका रीजन क्या होता है। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं बच्चों, तो हमारे पास ऑर्डर निकल के आएगा, सबसे ज्यादा होगा थैलियम, सबसे ज्यादा होता है थैलियम, उसके बाद आता है इंडियम। क्या है उसके बाद? इंडियम। इंडियम के बाद आता है बच्चों एल्यूमिनियम। पहले एल्यूमिनियम आता है, और एल्यूमिनियम के बाद आएगा गैलियम, और गैलियम के बाद आएगा बच्चों बोरोन। ये होता है हमारा एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखिए, अगर मैं बात करूं बोरोन की, देखिए बच्चों, या देखिए, अगर मैं बात करता हूं बोरोन की, तो बोरोन के अंदर क्या है? 2s2 2p1, मतलब दो ही शेल है, एक फर्स्ट शेल एक सेकंड शेल। तो बोरोन की साइज सबसे छोटी हो गई। एल्यूमिनियम पे आया तो मैं यहाँ पर 3 शेल दिखाई दे रही है मेरे को, 3 शेल है। दैट मीन्स बोरोन से बड़ा एल्यूमिनियम होगा। बिल्कुल बच्चों, बोरोन से बड़ा एल्यूमिनियम तो है। बट जब मैं एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ मूव कर रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं? गैलियम की साइज छोटी है, एल्यूमिनियम की साइज बड़ी है। ऐसा क्यों? जबकि यहां पर तो आप गैलियम में देख पा रहे हैं कि 4th शेल आ जाती है, एक नई शेल आ जाती है, गैलियम का बड़ा होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता है बच्चों। इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर ये जो 3d10 आपको दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर d ऑर्बिटल आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? यहाँ पर d ऑर्बिटल आ चुके हैं। और हमने पढ़ा है बच्चों, सेकंड चैप्टर जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, वहां हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो d ऑर्बिटल होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट, d ऑर्बिटल का बच्चों शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? बहुत कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, और शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो क्या होगा?
इसका जो न्यूक्लियस होगा वो इन 4s और 4p इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको अपनी तरफ खींच के रखेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये मेरा फर्स्ट शेल हो गया, ये मेरा सेकंड शेल हो गया, ये मेरा थर्ड शेल हो गया और ये मेरा हो गया फोर्थ शेल। बात क्लियर है? अब मैंने क्या बोला कि थर्ड शेल के अंदर डी इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, दैट मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड। इस थर्ड शेल में जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, देखिए ये जो थर्ड शेल दिखाई दे रही है आपको, ये वाली, इसके अंदर 4s 4p के साथ में 3d इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्या होते हैं? 3d इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और हमने क्या पढ़ा है कि 3d इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? न्यूक्लियस के चार्ज को इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक जाने को, जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन तक जो जाता है उसको रोकने का काम जो करते हैं उसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। दैट मींस अगर कोई मेरे ऊपर फायर कर रहा है, मैंने आगे शील्ड लगा ली है, तो मैंने क्या कर लिया? उस फायर से शील्ड कर लिया है अपने आप को। बात क्लियर है? इसी तरह जो थर्ड शेल के अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स, एस इलेक्ट्रॉन, पी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करेंगे? वो शील्डिंग करते हैं किसके? इस इलेक्ट्रॉन तक उस न्यूक्लियस का चार्ज नहीं पहुंच पाए। बट आप क्या देखते हो, यहां हम देखते हैं कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके अंदर, इस थर्ड शेल के अंदर डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका शील्डिंग इतना अच्छा नहीं होता, उनकी शील्ड बहुत खराब होती है, इसलिए इस न्यूक्लियस का चार्ज इन इलेक्ट्रॉन तक बहुत इजीली पहुंच जाता है। और अगर न्यूक्लियस का चार्ज इलेक्ट्रॉन पे पहुंच गया है तो वो न्यूक्लियस क्या करेगा? उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा, और अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी, और साइज छोटी हो जाएगी तो गैलियम को हम पहले लिख देंगे। तो क्या ऑर्डर होगा? बोरोन सबसे बड़ा होगा, फिर गैलियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडिकम और फिर टेलरियम आएगा। बात क्लियर है? समझ में आया कैसे निकाला मैंने ऑर्डर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, सबसे बड़ा Tl, मतलब ये तो हमारा वैसे ही गलत हो चुका है, वैसे ही गलत हो चुका है बच्चों, टी तो हमारा। बात क्लियर है? आगे देखिए, उसके बाद आएगा IN, TL के बाद IN कहां पर है? एक IN यहां पर है, एक IN यहां पर है, यहां पर GA आ गया है, ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बच्चों। बात क्लियर है? सेकंड, उसके बाद आएगा AL, इसके बाद AL कहां पर है बच्चों? देखिए यहां पर तो गैलियम आ रखा है, यहां पर AL है, दैट मीन्स हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, बी भी गलत हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया बच्चों किस तरह मैंने क्वेश्चन किया? शील्डिंग इफेक्ट को हमें बहुत अच्छे से समझना है बच्चों। पूरे पी ब्लॉक में हमको शील्डिंग इफेक्ट, इनर पेयर इफेक्ट, ये सब यूज में होती है। इसी को हम इनर पेयर इफेक्ट भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या कि जो जब हम गैलियम की बात कर रहे थे तो उस न्यूक्लियस ने ये जो डी इलेक्ट्रॉन है, ये 4s जो इलेक्ट्रॉन है, यहां तक 4s इलेक्ट्रॉन तक जो होता है वो अपना इफेक्ट दिखाता है, 4s इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ के रखता है। दैट मींस उस 4s इलेक्ट्रॉन को भी वो बाहर नहीं निकलने देता। इसे ही हम इनर पेयर इफेक्ट भी कहते हैं, जो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज को। बात क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की। क्या है? AlF3 इज सॉल्यूबल इन HF। AlF3 जो बोला है वो सॉल्यूबल HF के अंदर होता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ KF। जब उसको KF की प्रेजेंस दी जाती है, जब भी AlF3 मेरा HF के अंदर क्या हो जाएगा? तभी मेरा वो सॉल्यूबल होता है। बात क्लियर है? इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हमें 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, हमें बताना है जो AlF3 होता है वो HF के अंदर जब भी सॉल्यूबल होगा जब आप उसके अंदर KF का कह दोगे, KF उसके अंदर ऐड कर दोगे। तो देखिए बच्चों क्या बोला मैंने, ये हो गया हमारा AlF3, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा HF और ये हो गया हमारा KF। मैंने बोला AlF3 को अगर मैं केवल HF में करूं, अगर AlF3 को मैं केवल HF के अंदर डिसॉल्व करूं तो वो डिसॉल्व नहीं होता है, वो सॉल्यूबल नहीं होता है। बट अगर AlF3 को मैं HF के साथ उसके अंदर KF भी डाल दूं तब डिसॉल्व करूं तो वो डिसॉल्व हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, बट जब KF मैंने उसके अंदर ऐड किया है तो वो मेरा डिसॉल्व हो जाता है। ऐसा क्यों होता है समझिए बच्चों। देखिए AlF3 में मैं जो बात करूं, जो इसका F माइनस होता है, जो इसका F माइनस होता है वो इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि HF मेरा क्या है बच्चों? HF मेरा एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड है या फिर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। क्या है? एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। बात क्लियर है यहां तक? अब अगर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर बच्चों H और F के अंदर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है HF के अंदर। तो वो F माइनस जो होता है वो मेरा इसके साथ मिक्स नहीं हो पाता, मिक्स नहीं हो पाता, दैट मींस इसके अंदर इनसॉल्यूबल होता है, वो इनसॉल्यूबल होता है। बात क्लियर है? क्या बोला मैंने? AlF3 HF के अंदर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी होती है H और F के अंदर। इसके अंदर H और F के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है। जैसे मैं बात करता हूं, मान लीजिए ये H हो गया मेरा, ये F हो गया,
ये हो गया मेरा F, फिर यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई, फिर ये H आ गया, ये F आ गया, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई, फिर H आ गया, फिर F आ गया। इस तरह की ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है किसके अंदर, HF के अंदर। बात क्लियर है? इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये जो मेरा F माइनस होता है AlF3 का, वो इसके अंदर आके मिक्स नहीं हो पाता, वो केवल और केवल ऐसे ही पड़े रहते हैं AlF3 के मॉलिक्यूल। बात क्लियर है यहाँ तक? अब मैं बात करता हूँ KF में। KF में ऐसा क्या है कि वो उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे, मतलब अगर KF में इसके अंदर डाल दूंगा तो वो सॉल्युबल हो जाएंगे। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि KF जो होता है मेरा, वो होता है बच्चों एक आयोनिक मॉलिक्यूल होता है, या फिर मैं कह दूं आयोनिक कंपाउंड होता है, एक आयोनिक कंपाउंड है। बात क्लियर है? और आयोनिक कंपाउंड होगा बच्चों, क्या होगा? अगर वो आयोनिक कंपाउंड होगा तो वहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी वहां पे। अगर वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो आप इसके AlF3 जो F माइनस होगा, ये सब होंगे, वो इजीली KF के अंदर क्या हो जाएंगे, सॉल्यूबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? सॉल्यूबल हो जाएंगे। और सॉल्यूबल होके क्या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो? सॉल्यूबल होके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बच्चों, वो सॉल्यूबल होके कॉम्प्लेक्स बना देंगे बच्चों, वो ये बन जाएगा हमारे पास K3AlF6। ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा बच्चों हमारे पास। क्या बनेगा? दोबारा देखिए, हमारे पास बन जाएगा K3AlF6। ये हमारे पास बच्चों कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जब हम इसको क्या कहते हैं, AlF3 को KF के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स बन के आ जाता है K3AlFX। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बना? हमें क्या पूछा है? इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो क्या कॉम्प्लेक्स बनता है? बी कॉम्प्लेक्स बन जाता है बच्चों। मतलब जब हम इसको KF के अंदर डिसॉल्व करते हैं, सॉल्युबल करते हैं, तो वो सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड है और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जबकि HF के अंदर हमारा AlF3 जो है वो क्या नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है, वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये जो F माइनस होता है वो इसके अंदर सॉल्युबल नहीं हो पाता। बात क्लियर है बच्चों? समझ में आया कैसे किया मैंने इसका आंसर? अब मैं बात करता हूं बच्चों इस क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन? द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग द एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम इंक्रीजेस इन द सीक्वेंस। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन चारों एलिमेंट्स में से किसकी सबसे ज्यादा होगी, किसकी सबसे कम होगी, उसका पूरा ऑर्डर बताना है बच्चों। तो सबसे पहले मैं बात करूं इन एलिमेंट्स की। ये एलिमेंट क्या क्या है? देखो 13 ग्रुप एलिमेंट है, तो मैं बात करता हूं बोरोन से। बोरोन, एल्यूमिनियम, उसके बाद आ जाएगा गैलियम, गैलियम के बाद आ जाएगा इंडियम, और इंडियम के बाद आ जाएगा हमारा थैलियम। बात क्लियर है बच्चों? अब अगर इनकी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं कि ये कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो क्या होगी? +3 करते हैं एक तो बच्चे सब, ये सब एक तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। बात क्लियर है? और अगर सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो एक होती है +1। कौन सी होती है? एक होती है बच्चों +1। अब हमें बताना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिसके अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, इसमें होगी या इसमें होगी, इन सब में से किसके अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, हमें वो बात बतानी है बच्चों। बात क्लियर है? अब देखो इसको हम समझते हैं बच्चों, इसको हम समझते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए जैसे कि आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख पा रहे हैं, देखिए ये क्या है बच्चों? ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? बोरोन का, एल्यूमिनियम का, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां दिया गया है, दिया हुआ है। अब बच्चों क्या होता है, देखिए यहां मैं मान लेता हूं यहां मेरा न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस से मेरे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। ये मेरा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, आप क्या देख रहे हो? यहां पर केवल 2s 2p ऑर्बिटल थे, यहाँ केवल 3s 3p ऑर्बिटल थे, बट मैं इसकी बात करूं, गैलियम की बात करूं, वहां 3d भी आ चुका है। इंडियम की बात करूं, वहां एक 4d प्रेजेंट है। थैलियम की बात करूं तो यहाँ तो 4f और 5d भी प्रेजेंट है। अब इनके आने से क्या हुआ सर? हमें समझ तो आया ही नहीं। यहाँ पर ये आ तो चुके हैं, पर इनसे ये आने से फर्क क्या पड़ा वो समझाइए। देखिए अगर मैं बात करूं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, तो देखिए +3 क्यों करते हैं? अगर इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है इनसे, तो क्या करेंगे? वो अपने 2s के इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है और 2p के इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है। अगर उसने ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, अगर बोरोन ने तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो वो क्या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा? बिल्कुल, बोरोन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। इसी तरह अगर एल्यूमिनियम भी अपने 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो वो भी किस में आ जाएगा? वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। गैलियम भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसी तरह इंडियम भी हमारे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और सेम वे में थैलियम जो है वो भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। दैट मींस ये हो जाएगी इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एक कंडीशन ये हो सकती है बच्चों, एक कंडीशन क्या हो सकती है? देखिए एक कंडीशन ये हो सकती है कि वो ये वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करें। कौन से इलेक्ट्रॉन? देखिए
वो अपने 2s वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट ना करे, केवल और केवल लास्ट में जो p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको डोनेट कर दे, तो ये क्या शो कर देंगे, तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देंगे। बात क्लियर है यहां तक? अब हमें अभी तक ये पता नहीं चला है कि ऊपर से नीचे आने पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की रेट क्यों बढ़ रही है, वो क्यों ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए बच्चों, हमारे ऊपर से नीचे आने पर हम क्या बोलते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है बच्चों, वो इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है उसको समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसी ये कॉन्सेप्ट हमारा हर जगह यूज में होता है। देखिए बच्चों, जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं बच्चों, तो आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर 3D आ चुके हैं। यहाँ पर कोई 3D नहीं थे बच्चों, कोई 3D 2D कुछ नहीं था। बट जैसे ही मैं गैलियम पे पहुंचा, वहां पर 3D ऑर्बिटल आ चुके थे। इंडियम पे गया मैं तो वहां पर 4D, मतलब वहां पर भी D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट थे। और थैलियम में गया तो वहां 4F 5D, मतलब F और D दोनों ऑर्बिटल प्रेजेंट थे वहां पर। बात क्लियर है? अब इनके आने से क्या हुआ, इनके आने से क्या हुआ बच्चों, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि D ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे, F ऑर्बिटल जो होते हैं, D और F ऑर्बिटल, उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। दैट मींस अगर न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को, अगर मैं बोरोन की बात करूं तो न्यूक्लियस ने 2s और 2p दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रखा था, पकड़ रखा था। बात क्लियर है, पकड़ रखा था। उसी तरह अगर मैं गैलियम की बात करता हूं तो न्यूक्लियस का इफेक्ट 4s2 और 4p1 इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि जो 3D ऑर्बिटल होते हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या है, उनका शील्डिंग इफेक्ट कम है। और अगर इनका शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो वो 3D के साथ साथ 4s इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ लेंगे अपने पास। कैसे कर लेंगे, पकड़ लेंगे। कैसे समझाया मैंने बच्चों, देखिए मान लीजिए मेरे को सामने से कोई क्या कर रहा है, मेरे पर कोई फायरिंग कर रहा है, और अगर मैंने शील्ड लगा रखी है मेरे आगे, तो क्या मुझे एक भी बुलेट लगेगी, नहीं बच्चों, मुझे एक भी बुलेट नहीं लग पाएगी। बात क्लियर है यहां तक? अगर मैंने उस शील्ड को हटा दिया, आयरन शील्ड को हटा के एक प्लास्टिक का शील्ड लगा लिया, अब कोई फायर करता है तो कितनी पॉसिबिलिटी है बच्चों कि वो मेरे को आके लग जाएगा, वो फायर जो कर रहे हैं वो बुलेट मुझे आके लग जाए। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि प्लास्टिक का क्या वो उतना अच्छा शील्ड कर पाएगी। इसी तरह बच्चों, जो हमारे s और p ऑर्बिटल होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट तो अच्छा होता है, बट जो मेरे d और f ऑर्बिटल होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता। जब न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो डी ऑर्बिटल क्या बोलते हैं, खींच ले भाई, हमारा शील्डिंग तो खराब है। वो अपना शील्डिंग इफेक्ट इतना शो नहीं कर पाते। कौन से, डी और एफ ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स। बात क्लियर है? इसलिए न्यूक्लियस का इफेक्ट 3D तक ना होकर 4s2 पर भी होता है, तो वो 4s का इलेक्ट्रॉन को भी इतना इजीली बाहर नहीं जाने देते। इसलिए 4p में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। इसलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें ज्यादा स्टेबल होती है, किससे, एल्यूमिनियम से। इसी तरह मैं बात करूं इंडियम में, यहां पर भी 4D है, तो यहां पर और इजीली एक ही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। इसको 5s2 वाले को और स्ट्रांगली पकड़ लिया है न्यूक्लियस ने। इसी तरह मैं यहां बात करूं तो यहां तो 4f और 5d दोनों आ चुके हैं, और दोनों का शील्डिंग इफेक्ट ही खराब है। दैट मींस न्यूक्लियस इस केस में भी 6s2 इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइट पकड़ के रखेगा अपने पास, और टाइट पकड़ के रखेगा तो वहां पर भी केवल +1 इलेक्ट्रॉन ही जो होगी वो बाहर निकल सकेगा। दैट मींस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा वो। बात क्लियर है? तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा बच्चों, Tl का सबसे ज्यादा होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसके बाद In हो जाएगा, उसके बाद Ga, फिर Al के बाद आएगा बोरोन। अब आपको बोरोन क्या दिया हुआ है यहाँ, नहीं, बोरोन तो यहाँ दिया हुआ ही नहीं है, तो आपको यहाँ तक बताना है। तो Tl का सबसे ज्यादा होगा, फिर In आएगा, फिर Ga, फिर एल्यूमिनियम। दैट मींस ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बात समझ में आई है नहीं आई बच्चों इस कॉन्सेप्ट को? ये हमें बहुत ज्यादा जगह यूज होगा, और इसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है बच्चों। किसको, कि न्यूक्लियस ने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को भी पकड़ रखा है, उसे कहा जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोला जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात क्लियर है? बात समझ में आई बच्चों? अब बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की, क्या है, एल्यूमिनियम थर्ड क्लोराइड फॉर्म डाइमर बिकॉज एल्यूमिनियम। हमें बताना है बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है वो डाइमर क्यों बनाता है, हमें उसका रीजन बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप। बिल्कुल नहीं बच्चों, अगर वो थर्ड ग्रुप में बिलोंग करता है तो क्या उससे उसका डाइमर बनने की कोई प्रोबेबिलिटी है, नहीं बच्चों, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारा एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप में होने। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर एल्यूमिनियम तो 13 ग्रुप में होता है। बिल्कुल बच्चों 13 ग्रुप में होता है। अगर मैं बात करूं बच्चों पीरियोडिक टेबल में जब पुरानी नंबरिंग की जाती है ग्रुप के नंबर के, तो उसको बोला जाता है 13 ग्रुप को थर्ड ए, इस तरह इसको नंबरिंग दी जाती है। तो आप उसको थर्ड ए भी बोल सकते हो और या फिर 13 ग्रुप भी बोल सकते हो, एक ही बात है। बात क्लियर है?
तो वो थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, इस वजह से वो डाइमर बनाता होगा। ये इसका रीजन बिल्कुल नहीं है, ये कोई उसका रीजन नहीं है। बात क्लियर है? सेकंड क्या है? कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। बिल्कुल बच्चों, एल्यूमिनियम हायर कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है। क्या रखता है? हायर कोऑर्डिनेशन नंबर में भी जा सकता है। क्यों? अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं बच्चों, किसकी? अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, बताइए? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम की, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, देखिए बच्चों मैंने लिखा AR 3s2 3p 3p3 3p1 3s2 3p1 और 3d0। मतलब वहां पर d ऑर्बिटल भी होते हैं जिसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। क्या बोला मैंने? एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो हो गया AR 3s2 3p1 3d0। दैट मींस क्या हुआ? वहां पर d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। दैट मींस एल्यूमिनियम अपनी कोवैलेंसी को +4 से +6 के ऊपर क्या कर सकता है? मतलब कोवैलेंसी को 4 से 6 में ट्रांसफर कर सकता है, 4 से 6 में ट्रांसफर कर सकता है और वो डाइमर बना सकता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए ये हो गए हमारे 2 एल्यूमिनियम, ठीक है? 2 एल्यूमिनियम हो गए और हमें क्या बताना है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये हमारे एल्यूमिनियम क्लोराइड के 2 Cl हो गए, हर एल्यूमिनियम पे 2 Cl हो गए। एक Cl यहां प्रेजेंट होता है बच्चों और एक Cl यहां प्रेजेंट होता है। देखिए, ये होता है हमारा एल्यूमिनियम का डाइमर। अब ये क्यों बनाता है? क्योंकि वो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर रखता है। हमने क्या देखा? एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है जिसमें 3d ऑर्बिटल खाली होते हैं, तो वो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज कर लेता है, उसकी कोवैलेंसी 4 से इंक्रीज होकर 6 में चली जाती है, इसलिए वो डाइमर का फॉर्मेशन करता है बच्चों। इसका थर्ड ऑप्शन क्या है? कैन नॉट फॉर्म ए ट्राइमर। नहीं बच्चों, बिल्कुल गलत। ये रीजन थोड़ी ना हो सकता है कि अगर वो डाइमर बनाता, वो ट्राइमर नहीं बना सकता इसलिए डाइमर बनाता है। नहीं बच्चों, बिल्कुल ये रीजन नहीं होगा। हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। नहीं बच्चों, ये भी रीजन नहीं है। एल्यूमिनियम के अंदर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी नहीं होती है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अनेबल टू फॉर्म MF6 3- आयन। हमें बताना है, हमें जो ये 4 आयन दिए गए हैं इसके अंदर से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो MF6 3- नहीं बना सकता। और यहाँ M क्या है? M हमारा इनमें से ही कोई एलिमेंट है। M हमारा इनमें से ही कोई एलिमेंट है। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा एटम है जो MF6 3- नहीं बना सकता। तो बच्चों इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो? एक हमारे पास बोरोन प्रेजेंट है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, गैलियम प्रेजेंट है और इंडिकम प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं बच्चों किसकी? इंडियम की बात करूं, मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, मैं बात करूं गैलियम की, तो इनके पास क्या होता है? डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। और डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ये अपनी कोवैलेंसी को 4 से इंक्रीज कर 6 पर ले जा सकते हैं। 4 से इंक्रीज करके 6 पे ले जा सकते हैं। दैट मींस ये MF6 3- बना सकते हैं। बट अगर मैं बात करता हूं बच्चों बोरोन की, तो बोरोन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। और डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं तो वो अपनी कोवैलेंसी 4 ही रखता है। तो वो अपनी कोवैलेंसी 4 ही रखता है, वो MF6-, दैट मींस BF6 3- का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों सी, इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया बच्चों ये? अब बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की। क्या है? द टेंडेंसी ऑफ BF3 BCl3 एंड BBr3 टू बिहेव एज लेविस एसिड डिक्रीज इन द सीक्वेंस। हमें बताना है बच्चों, ये जो 3 कंपाउंड दिए गए हैं हमें, ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, उनका डिक्रीजिंग कैसा होगा? डिक्रीजिंग सीक्वेंस बताना है हमें बच्चों, कैसा होगा? तो देखिए, मैं बात करता हूं सबसे पहले लेविस एसिड की। लेविस एसिड क्या होते हैं बच्चों, बताइए? लेविस एसिड क्या होते होंगे बच्चों, बताइए? लेविस एसिड का मतलब हो गया बच्चों एक तरीके से एसिड। क्या हो गया? एसिड। और एसिड का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए? एसिड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेना या इलेक्ट्रॉन को देना। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएं तो उसे हम बोलेंगे, कोई ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले,
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले बच्चों, वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा एसिड। बात क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया लेविस एसिड क्या होता है। सबसे पहले देखिए, अब हमें बताना है बच्चों BF3, BCl3 एंड BBr3 के अंदर लेविस एसिड का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए बच्चों, मैं बात करता हूं सबसे पहले BF3 की। ये हो गया हमारा BF3, बात क्लियर है। उसके बाद आता हूं मैं BCl3, उसके बाद में आता हूं BBr3 की। BBr3 ये हो गया, हमारे तीनों कंपाउंड हो चुके हैं। बात क्लियर है। अब हमें बताना है कि कौन सा ऐसा होगा जो लेविस एसिड क्या होगा, जो हमारा लेविस एसिड सबसे अच्छा होगा, और कौन सा लेविस एसिड उसका होगा जो सबसे बेकार होगा, हमें वो बताना है बच्चों। मतलब द टेंडेंसी ऑफ BF3, BCl3 एंड BBr3 टू बिहेव एज लेविस एसिड। तो सबसे अच्छा लेविस एसिड कौन सा होगा, हमें सबसे पहले वो बताना है। फिर सबसे उसके बाद कौन सा होगा, फिर सबसे कम लेविस एसिड कौन सा होगा, हमें वो बात बतानी है बच्चों। बात क्लियर है। तो देखिए बच्चों, समझिए इसको कैसे होगा ये। अगर मैं बोरोन के केस में बात करूं बच्चों, बोरोन की अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूं तो क्या होता है, बोरोन के पास एक होता है 1s2, ये हो गया हमारा 1s, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक होता है 2s2, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और एक होता है p ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होता है। दैट मींस बोरोन के पास 2 p ऑर्बिटल खाली है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। किसकी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। बोरोन कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गया हमारा। जो बोरोन है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गया। बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा। बात क्लियर है। अब ये किससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेगा, हमें वो बताना है बच्चों। देखिए, फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट कौन से केस के अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से मिल जाएंगे, कौन सा सबसे अच्छा लेविस एसिड होगा, हमें वो बताना है बच्चों। देखिए, तो अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं बच्चों, सबके ऊपर क्या होते हैं, सबके पास लोन पेयर होते हैं, ये सबके पास लोन पेयर है। इसी तरह यहां भी सबके पास लोन पेयर प्रेजेंट है बच्चों। बात क्लियर है। अगर मैं बच्चों फ्लोरीन की बात करूं, तो फ्लोरीन और बोरोन के अंदर बैक बॉन्डिंग हो जाती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देता है, और फ्लोरीन और इसके अंदर बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग होने की वजह से बच्चों, क्या बोला मैंने, बैक बॉन्डिंग होने की वजह से, और सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग यहां होती है, और यहां पर जो ये बैक बॉन्डिंग होती है, यहां बैक बॉन्डिंग क्या होती है, कम होती है। यहां बैक बॉन्डिंग क्या होती है, यहां बैक बॉन्डिंग कम होती है, जबकि यहां बैक बॉन्डिंग ज्यादा होती है। यहां पर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होती है बच्चों, और यहां बैक बॉन्डिंग कम होती है। ऐसा क्यों, यहां पर फ्लोरीन जो होता है बच्चों, छोटा होता है, क्या होता है, छोटी साइज का होता है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली बोरोन के अंदर दे देता है। बट अगर मैं इसकी बात करूं, BBr3 की बात करूं, तो Br की साइज बड़ी होती है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन इतना इजीली उसको बोरोन को दे नहीं पाता। बात क्लियर है। बात समझ में आया बच्चों, क्या बोला मैंने, फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है, तो वहां पर क्या हो जाती है, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्यों बोला बच्चों, क्योंकि फ्लोरीन ने बैक साइड से क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए बोरोन की तरफ, तो इसे हमने बोला बैक बॉन्डिंग। जो बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, अगर बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है, तो बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो थी वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल चुके हैं। बात क्लियर है, क्या मिल चुके हैं, उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल चुके हैं। दैट मींस BF3 जो होगा हमारा, ये BF3 जो होगा बच्चों, वो क्या होगा बताइए, वो क्या होगा, अगर उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिले हैं तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। और अगर इधर मैं बात करूं, इस केस में क्या होगा, अगर अगर Br अपने इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली नहीं दे पा रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा ही रहेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा ही रहेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी BBr3 के केस में ज्यादा रही, दैट मींस उसका लेविस एसिडिक नेचर जो होगा, लेविस एसिडिक नेचर जो होगा, वो सबसे ज्यादा होगा। क्यों, यहां तो बोरोन को इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली मिल चुके हैं, इजीली मिल चुका है इसको इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने ऑर्बिटल फिल कर लेगा। बट इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे हैं, इस केस में अगर इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली नहीं मिल पा रहे हैं, दैट मींस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी अभी भी वहां पर प्रेजेंट है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो लेविस एसिडिक नेचर का ऑर्डर होगा, वो सबसे ज्यादा किसका होगा, सॉरी बच्चों, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, वो हो जाएगा हमारा BBr3 का। उसके बाद BCl3, और उसके बाद आ जाएगा BF3। तो देखिए बच्चों, कौन सा ऑर्डर होगा हमारा,
BBr3 सबसे ज्यादा, फिर BCl3, फिर BF3, तो हमारा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों, यहां पर ये बताइए। अब बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की, क्या है, बोरोन कंपाउंड बिहेव एज लेविस एसिड बिकॉज ऑफ देयर, बोरोन कंपाउंड जो होते हैं वो मेरे लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं बच्चों। लेविस एसिड क्या होता है, लेविस एसिड का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्यों बोला मैंने, क्योंकि एसिड क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो H+ को डोनेट कर देते हैं। हम एसिड की डेफिनेशन कई तरह से बोल सकते हैं। पहला मैं बोलता हूं जो H+ डोनेट कर दे वो मेरे एसिड। दूसरा मैं बोलता हूं जो OH-, क्या बोला मैंने, पहला मैंने बोला जो H+ तो डोनेट कर दे वो हो गए मेरे एसिड। दूसरा मैं बोलता हूं दूसरे तरीके से OH- बेस को अपनी तरफ ले ले वो एसिड। एसिड को दो तरीके से बोल दिया, एक H+ डोनेट करने वाला, एक OH- को लेने वाला, वो मेरा एसिड हो गया। तीसरी मैं बात करूं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले ले वो मेरे एसिड होते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं बोरोन कंपाउंड मेरे लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, दैट मींस वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, वो मेरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। पहली चीज, बात क्लियर है यहां तक। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे अगर वो, दैट मींस उनके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट मींस उसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। दैट मींस ऑप्शन देख लीजिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर। बोरोन का नेचर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसका मतलब बोरोन कंपाउंड लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। दैट मींस बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। बात क्लियर है, बात क्लियर है बच्चों, यहां तक क्यों हुआ। अब क्या सी ऑप्शन क्या दे रखा है, देखिए एसिडिक नेचर। हमें ये तो पूछा ही है बच्चों कि एसिडिक नेचर क्यों शो करते हैं, और रीजन दे रखा है एसिडिक नेचर। नहीं बच्चों, ये आंसर गलत है। कोवेलेंट नेचर की मैं बात करूं, नहीं बच्चों, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कोवेलेंट नेचर होने की वजह से वो लेविस एसिड की तरह बिहेव नहीं करते हैं। आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है बच्चों किससे, हमारा आयोनाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है एसिडिक नेचर से। बात क्लियर है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर जो होगा वो बोरोन का क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर की वजह से वो जो मेरे बोरोन के कंपाउंड्स होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं बच्चों। लेविस एसिड होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वालों को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। बात क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की, क्या है क्वेश्चन, बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। सबसे पहले बोरिक एसिड क्या होता है बच्चों, देखिए बोरिक एसिड ये रहा बच्चों, H3BO3, ये होता है हमारा बोरिक एसिड। बात क्लियर है। अब ये एसिड की तरह बिहेव करता है क्यों, हमें ये बताना है बच्चों। क्या है पहला, कंटेन रिप्लेसेबल H+ आयन। नहीं बच्चों, बोरिक एसिड अपने H+ आयन को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड, गिव्स अप से प्रोटोन। नहीं बच्चों, अगर बोरिक एसिड अगर प्रोटोन दे सकता तो उसका H+ रिप्लेस हो तो गया। अगर ये ऑप्शन गलत है तो बी ऑप्शन वैसे भी हमारा गलत हो चुका है। थर्ड ऑप्शन क्या है, एक्सेप्ट OH- फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटोन। क्या बोलता है, अगर वाटर के साथ उसके रिएक्शन करा दे तो वो OH- को एक्सेप्ट कर लेगा और एक प्रोटोन को रिलीज कर देगा। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है बच्चों, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बोरिक एसिड इसीलिए एसिडिक नेचर शो करता है क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराने पर OH- को एक्सेप्ट करता है। देखिए अगर बोरिक एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ करा दे, ये हमारा वाटर हो गया, इसके साथ करा दे तो वो इस OH- को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या बनेगा, देखिए क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए हमारे पास बन जाएगा, इसको हम दूसरी तरह लिखते हैं। देखिए इसी फॉर्म को मैं दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों, देखिए BOH का होल 4, ये हो गया हमारे पास माइनस बच्चों, प्लस एक H+ वहां से बाहर निकल गया है। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, देखिए BOH का होल ट्राइस। पहले ये
3 OH माइनस थे यहाँ पर, 3 OH माइनस थे यहाँ पर, अब यहाँ पर 4 OH आ चुके हैं। दैट मीन्स उसने इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक OH जो था उसको अपने पास ले लिया है और एक H प्लस फ्री कर दिया है। दैट मीन्स एक्सेप्ट OH माइनस फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटोन, वाटर रिलीजिंग प्रोटोन के अंदर से OH माइनस को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। बात क्लियर है? तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ क्या है ऑप्शन, कंबाइंस विद प्रोटोन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। क्या H3BO3 या फिर मैं बोल दूं BOH3 का होल ट्राइस क्या H प्लस के साथ कंबाइन हुआ है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हुआ है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया बच्चों कैसे किया ये? अब बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन, देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट। हमें बताना है बच्चों जो स्ट्रक्चर की ग्रेफाइट होती है वो इन सब में से कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। बात क्लियर है? मैं बात करता हूं ए ऑप्शन की, क्या है B4C। क्या ये ग्रेफाइट कैसी होती है? सबसे पहले मैं बात करता हूं ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है बच्चों। देखिए देखिए बच्चों, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती होगी वो देखिए। सबसे पहले ये देखिए, ये है बच्चों हमारी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। क्या है ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर है। इसमें आप क्या देख पा रहे हो, एक मेरा ये रही रिंग, देखो एक रिंग रह गई, एक रिंग ये रही, ठीक है, मतलब एक रिंग आपको ये दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है। ये पूरी इसकी फर्स्ट लेयर हो गई, फर्स्ट लेयर हो गई बच्चों। देखिए ये इसकी फर्स्ट लेयर हो गई, ये इसकी सेकंड लेयर हो गई बीच वाली, और ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी थर्ड लेयर हो गई बच्चों। दैट मींस ग्रेफाइट के अंदर ऐसी लेयर स्ट्रक्चर होती है। ये मत गिन लेना बच्चों कि 3 लेयर है, आप ये काउंट करना है आपको कि ग्रेफाइट के अंदर जो होता है, क्या देखते हैं हम, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब एक लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इस तरह ग्रेफाइट लेयर्ड फॉर्म में के अंदर होता है। बात क्लियर है? अब हमें केवल ये पहचाना है इनमें से लेयर्ड फॉर्म के अंदर कौन सा कंपाउंड होता होगा। देखिए बच्चों कैसे होगा। सबसे पहले बात करता हूं मैं B4C की। B4C की स्ट्रक्चर क्या होती है, देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा B, ये B, ये 4 B मैंने ड्रॉ कर लिए हैं बच्चों, और बीच में लिख दिया है C। ये होती है हमारी B4C की स्ट्रक्चर। अब क्या ये लेयर्ड फॉर्म में दिख रही है आपको? नहीं बच्चों, ये इसकी स्ट्रक्चर नहीं होती है। दैट मींस ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर मैं बात करूं B2H6 की, बहुत फैमिलियर होंगे आप, उसको डाइबोरेन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। और स्ट्रक्चर कैसी होती है देखिए बच्चों, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये होती है इसकी स्ट्रक्चर डाइबोरेन की। ये बीच में एक H होता है और एक H इधर होता है, ये लीजिए बच्चों, ये डाइबोरेन होता है। क्या ये लेड फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। इसके अंदर ये 4 हाइड्रोजन जो होते हैं साइड वाले और बोरोन, वो तो एक ही प्लेन में है, मतलब 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, और सेंटर में बोरोन है, और एक H ऊपर है और एक H नीचे है। ये होती है हमारे किसकी स्ट्रक्चर? ये होगी हमारी B2H6 की। दैट मींस ये भी इसका आंसर नहीं है, ये लेड फॉर्म में नहीं है। अगर मैं बात करता हूं BN की, तो BN बच्चों, BN जो होता है हमारा, उसको हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं। इसको हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं। दैट मींस BN की स्ट्रक्चर जस्ट सिमिलर टू किसकी तरह होती है? ग्रेफाइट की तरह। जिस तरह ग्रेफाइट में सारे कार्बन होते हैं, इसी तरह अगर मैं बात करूं BN की, तो एक B हो गया, एक N हो गया, फिर B हो गया, फिर N हो गया, फिर B हो गया, फिर N हो गया। इस तरह स्ट्रक्चर होती है बच्चों किसकी? BN की। दैट मींस सिमिलर स्ट्रक्चर ग्रेफाइट से किसकी होगी? BN की हो जाएगी बच्चों। और अगर मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोरोन की स्ट्रक्चर होती है आइकोसाहेड्रॉन बच्चों। क्या होती है? जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे इसको, आइकोसाहेड्रॉन। आइकोसाहेड्रॉन होता है बच्चों स्ट्रक्चर किसकी? बोरोन की। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो इसकी स्ट्रक्चर को, इस नाम को बहुत ज्यादा बार सुनोगे, बहुत अच्छी तरह से समझोगे कि कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्या इसमें कॉर्नर्स होते हैं, कितने क्या होते हैं, बहुत अच्छे से समझोगे। इसको बात क्लियर है? तो बोरोन की कैसी स्ट्रक्चर होती है? आइकोसाहेड्रॉन होती है। BN हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं और उसकी स्ट्रक्चर जस्ट सिमिलर टू दिस होती है, मतलब वो भी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं बच्चों, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन डाइबोरेन इज। बोरोन के अंदर जो डाइबोरेन जो होता है, उसके अंदर हमें बोरोन का क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन बताना है बच्चों। क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इस चीज को, देखिए देखिए, ये हो गया बच्चों हमारे पास डाइबोरेन। देखिए ये है हमारी डाइबोरेन की स्ट्रक्चर। क्या है ये? देखिए बच्चों, ये है हमारी डाइबोरेन की स्ट्रक्चर।
ये है हमारा डाई बोरेन, जिसके अंदर क्या देख पा रहे हो आप, 2 बोरोन प्रेजेंट है और 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बात क्लियर है? इसके अंदर क्या देख पा रहे हो आप कि 4 हाइड्रोजन और बोरोन तो एक ही प्लेन के अंदर है, एक हाइड्रोजन ऊपर है और एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ है। दिख रहा है आपको साफ बिल्कुल? ये होती है डाई बोरोन की स्ट्रक्चर बच्चों। अब हमें बताना है कि इसके अंदर इन बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता होगा, इन दोनों बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता होगा, हमें वो बताना है बच्चों। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर मैं बोरोन के केस की बात करूं तो दोनों बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन वो होता है sp3। sp3 हाइब्रिडेशन होता है, दैट मींस इसके पास क्या होंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। बात क्लियर है? बोरोन के दोनों डाई बोरोन के अंदर बोरोन का हाइब्रिडेशन होता है sp3, और sp3 का मतलब हो गया 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। 4 के अंदर जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे बच्चों, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे होंगे। जैसे देखिए बच्चों, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा। 3 ने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, और चौथा जो होता है 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा बच्चों वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, या फील्ड भी बोल सकते हैं बच्चों। तो क्या देखा आपने, 3 ने तो बॉन्ड बना रखे हैं, अब ये जो ऑर्बिटल था इसका, ये खाली भी हो सकता है, भरा हुआ भी हो सकता है बच्चों। अगर ये वाला ऑर्बिटल मान लीजिए खाली है, तो ये वाला, इस वाले बोरोन का ये ऑर्बिटल फील्ड होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देता है। दैट मींस बोरोन और बोरोन के बीच में जो हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। दैट मींस आप क्या देख पा रहे हो, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन 3 सेंटर है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों। कितने? 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और अगर इसी तरह मैं ऊपर की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इस बोरोन का, ऊपर भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। बात क्लियर है? तो बोरोन का हाइब्रिडेशन क्या हुआ, बोरोन का हाइब्रिडेशन होता है बच्चों sp3। sp3 हाइब्रिडेशन होने की वजह से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने की वजह से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो तो बोरोन अपने 3 बॉन्ड बना लेता है, एक ये वाला बना लिया, एक ये वाला बना लिया और एक ये वाला बना लिया बच्चों। मान लीजिए बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो चुके हैं। देखिए बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो चुके हैं, एक इसमें और एक इसमें। बोरोन के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों यूज हो चुके हैं। अब जो बोरोन का ये चौथा वाला ऑर्बिटल था, ये क्या था, वैकेंट था। इसी तरह मैं इधर वाले बोरोन की बात करूं तो उसने इलेक्ट्रॉन यूज एक यहाँ किया है, एक यहाँ किया है और एक यहाँ किया है। तो बोरोन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन H का था, तो ये हो गया हमारा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ऊपर वाले की बात करूं तो ऊपर वाला बोरोन के लिए ये खाली था, एक हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का था। दैट मींस इसके अंदर भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो चुके हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, sp3 हाइब्रिडेशन हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? बात समझ में है बच्चों कैसे किया इसको हमने? अब बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की, क्या है, Which of the following statement about H3BO3 is not correct? हमें बताना है बच्चों H3BO3 के लिए नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसके अंदर, वो बताना है। देखिए पहला, इट इज ए लेयर्ड स्ट्रक्चर इन विच प्लेनर BO3 यूनिट्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या ये ऑप्शन सही है बच्चों? बिल्कुल ये ऑप्शन सही है बच्चों। देखिए अगर मैं बात करता हूं लेयर्ड स्ट्रक्चर की, किसकी, H3BO3, BO3 जो होती है हमारी वो कैसी होती है, प्लेनर होती है पर लेयर्ड होती है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये हो गया हमारा BO3 और इसके अंदर H की मैं बात करूं, ये H हो जाएंगे। देखिए बच्चों ये H हो गए। अब क्या होता है, ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल बनाऊं बच्चों में। देखिए ये मैंने एक और मॉलिक्यूल बना दिया है जहां पर ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब इन हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रही है, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, देखिए यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है दैट मींस क्या हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है? बिल्कुल, ये लेयर स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर BO3 यूनिट्स ज्वाइन होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर। मैंने बच्चों 2 ही बनाया है। इसी तरह हर ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, हर ऑक्सीजन के साथ ऐसे एक और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और पूरा लेयर्ड स्ट्रक्चर बना देगा। दैट मींस पहला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। हमसे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट कौन सा होगा। दूसरा देखिए, it does not act as proton donor but act as Lewis acid by accepting hydroxyl group। बिल्कुल बच्चों, अगर मैं बात करूं
BOH3 मतलब बोरिक एसिड ही बनाया बच्चों मैंने ये। अगर मैं BOH3 की बात करूं तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता है, बट अगर इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाए, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाए तो ये BOH4 माइनस का फॉर्मेशन कर देता है और एक H प्लस बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स उसने OH माइनस को तो एक्सेप्ट कर लिया और H प्लस को बाहर निकाल दिया। और यहां क्या लिखा हुआ है, इट डज नॉट एक्ट एज प्रोटोन डोनर, वो प्रोटोन डोनेट नहीं कर रहा है बट लेविस एसिड की तरह बिहेव किया और हाइड्रोक्सिल आयन को एक्सेप्ट कर लिया। वाटर के अंदर से, वाटर क्या होता है, ये हमारा वाटर हो गया, ये हो गया हमारा वाटर। वाटर के अंदर से उसने क्या किया, एक OH माइनस को एक्सेप्ट कर लिया जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। दैट मींस सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। हमको क्या बताना है, हमें बताना है नॉट करेक्ट कौन सा होगा, थर्ड, इट इज ए ट्राइबेसिक एसिड। बिल्कुल गलत बात बच्चों, बोरिक एसिड जो होता है हमारा वो ट्राइबेसिक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आपने देखा जब मैंने BOH3 बोरिक एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ कराई है तो वो केवल और केवल एक ही OH माइनस ले सकता है, वो और OH माइनस नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि बोरोन के अंदर एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, एम्प्टी d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, एम्प्टी d ऑर्बिटल एब्सेंट, एम्प्टी d ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं तो वो और OH माइनस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो केवल एक ही OH को एक्सेप्ट कर सकते थे, ले सकते थे। दैट मीन्स मेरा जो बोरिक एसिड होता है H3BO3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों और ऐसे भी लिख सकते हैं। बोरिक एसिड जो होता है वो मोनोबेसिक होता है, मोनोबेसिक होता है। मोनोबेसिक मतलब एक ही OH माइनस को अपने पास ले सकते हैं। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा था कि रॉन्ग ऑप्शन कौन सा होगा इसके अंदर, रॉन्ग ऑप्शन है हमारा C, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। बात क्लियर है। फोर्थ, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बिल्कुल बच्चों, अगर बोरेक्स के एक्वस सॉल्यूशन को एसिडिफाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, बोरिक एसिड मिल जाएगा। दैट मीन्स C ऑप्शन जो है हमारा इसमें गलत ऑप्शन है बच्चों, और हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा था तो हमारे लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। बात क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला क्या दे रखा है, SnF4 इज आयोनिक इन नेचर। तो देखिए बच्चों, आयोनिक कोवेलेंट कैसे निकालते हैं, हमने क्या पढ़ा है बच्चों, अगर हमारा कैटायन का साइज ज्यादा होगा, अगर हमारा कैटायन की साइज, कैटायन की साइज ज्यादा है, कैटायन की साइज ज्यादा होगी बच्चों, तो वहां पर पोलराइजेशन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन कम हो जाएगा, पोलराइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। बात क्लियर है। पोलराइजेशन कम हो जाएगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएंगे बच्चों। और कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। बात क्लियर है बच्चों यहाँ तक, किस तरह निकालना है। अब हमें एक आयोनिक दिया हुआ है, एक कोवेलेंट दिया हुआ है, हमें इन्हें बताना है बच्चों। तो देखिए कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, ये Sn और Pb, ये हमारे 14th ग्रुप एलिमेंट है। तो अगर मैं बात करूं, देखिए बच्चों, कार्बन, कार्बन के बाद सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, प्लम्बम, ये हो गए हमारे, क्या हो गए बच्चों, ये 14th ग्रुप एलिमेंट हो गए। तो ऊपर से नीचे जब मैं आ रहा हूं तो आप क्या देख रहे हो, साइज इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल बच्चों, साइज इंक्रीज हो गई है। ऊपर से नीचे आने पे साइज इंक्रीज होती है, बिल्कुल होती है। मैं बात करूं पोलराइजेशन की, क्या पोलराइजेशन इंक्रीज होगा अगर साइज बढ़ रही है, अगर कैटायन की साइज बढ़ रही है तो पोलराइजेशन डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। पोलराइजेशन क्या हो गया है, पोलराइजेशन डिक्रीज हो गया है। और पोलराइजेशन डिक्रीज हो गया है दैट मींस कोवेलेंट कैरेक्टर भी डिक्रीज हो गए हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। दैट मींस आयोनिक कैरेक्टर बढ़ गए हैं, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गए हैं, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गए हैं। दैट मींस Pb मेरा सबसे ज्यादा आयोनिक होगा और कार्बन जो होगा वो मेरा सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा। बात क्लियर है यहां तक। आप देखिए ऑप्शन देखिए, SnF4 इज आयोनिक इन नेचर। क्या SnF4 आयोनिक होगा, बिल्कुल। Sn मेरा जो है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है तो नीचे वाले कंपाउंड मेरे आयोनिक कंपाउंड्स होंगे। बात क्लियर है। PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर। क्या Pb मेरा कोवेलेंट नेचर का हो सकता है बच्चों, बिल्कुल नहीं हो सकता। Pb मेरा कैसा होगा, आयोनिक नेचर का होगा। दैट मींस बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। और हमसे क्या पूछा है कि इस क्वेश्चन में रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। दैट मींस बी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। तो
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। ये क्या दे रखा है, देखिए आगे देखिए, SiCl4 इज रियल इजीली हाइड्रोलाइज। क्या हमारा SiCl4 है वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा? बिल्कुल बच्चों, SiCl4 क्या होता है, देखिए बच्चों, SiCl4 जो होगा वो मेरा वाटर के साथ इजीली रिएक्शन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के पास क्या होते हैं, d ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? d ऑर्बिटल्स होते हैं, और d ऑर्बिटल होने की वजह से वो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं उनको अपने अंदर ले लेगा और इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। दैट मींस सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन था। GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2। क्या बोला है बच्चों? GeX4 जो होगा हमारा वो GeX2 से ज्यादा स्टेबल होगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है बच्चों, ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों होगा बच्चों? क्योंकि हम क्या जानते हैं, ऊपर से नीचे आने पर बच्चों क्या होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो डिक्रीज होती है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो जर्मेनियम जो होता है वो तो हमारा सेंटर में होता है, दैट मींस वहां पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, तो वो GeX4 बनाएगा। इसके कंपेयर में GeX2 के कंपेयर में। तो हमारा डी ऑप्शन भी सही होगा। बट हमसे क्या पूछा था बच्चों? हमसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया हमारा बी। मतलब डी ऑप्शन हमारा ऐसे तो करेक्ट ऑप्शन है, बट हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दैट मींस ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। इनके अंदर से कौन सी स्पीसीज है जो स्टेबल नहीं होगी बच्चों? तो बताइए कौन सी स्पीसीज होगी जो स्टेबल नहीं होगी? बच्चों वही स्पीसीज के अंदर से जो स्टेबल नहीं होगी जिसके अंदर कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, या फिर एनायन बहुत ज्यादा बड़ा एनायन लगा दिया जाए और कैटायन छोटा ही हो, या फिर मैं कह दूं बच्चों कि दोनों के अंदर साइज का डिफरेंस क्या हो, बहुत अजीब हो। जैसे कि मैं बात करता हूं, देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूं SiCl6, मैं बात करता हूं SiCl6 -2 की। बात क्लियर है? इसकी बात करता हूं तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि सिलिकॉन के साथ 6 क्लोरीन क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। 6 क्लोरीन लगे हुए होते हैं बच्चों, देखिए ऐसे। और क्लोरीन की साइज क्या होती है, क्लोरीन की साइज बहुत ज्यादा होती है बच्चों। क्या होती है? क्लोरीन की साइज बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा साइज होने की वजह से इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। इनके बीच में रिपल्शन होता है बच्चों यहाँ पर, और रिपल्शन होने की वजह से ये मेरा बहुत कम स्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो मेरा आंसर क्या होगा बच्चों, ए होगा। बट इसी केस में अगर मैं बात करूं SiF6 2- की, तो देखिए वो कैसा होगा, SiF6 2-, तो वही सिलिकॉन होगा बच्चों। सिलिकॉन के साथ 1 F 2 F 6 F लगे हुए होंगे। कितने बच्चों? 6 F लगे हुए होंगे। अब इनकी साइज छोटी होती है तो इनके बीच में इतना रिपल्शन नहीं होगा, बट क्लोरीन की साइज बड़ी होती है तो वहां रिपल्शन हो जाता है, इसलिए वो अनस्टेबल था। ये हमारा कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। बात क्लियर है? थर्ड की मैं बात करूं GeCl6। अब आप सबको लग रहा होगा सर कि यहां पर भी तो Cl6 ही है, बट बच्चों आप ये देखिए कि Ge तक जब हम पहुंचेंगे कार्बन फैमिली में तो वहां पर Ge की साइज भी क्या हो जाएगी, Ge की साइज भी बड़ी हो जाएगी। और Ge की साइज बड़ी होने के बावजूद, होने की वजह से Cl की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, Cl की डिस्टेंस भी आपस में बढ़ चुकी है। क्या बढ़ चुकी है? Cl के बीच में डिस्टेंस बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी रिपल्शन कम रहेगा, जबकि इसके अंदर रिपल्शन सबसे ज्यादा था। इसी तरह मैं Sn की बात कर सकता हूँ कि वहां तो Sn की साइज और भी ज्यादा होगी, तो वहां पर भी ये जो मेरा कंपाउंड होगा वो स्टेबल होगा। हमसे क्या पूछा था, जो नॉट स्टेबल, जो स्टेबल नहीं हो, तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर है?